एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना। एक तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हो, जैसे कि मैं बोलूँ नियॉन का लिखना है। नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आप लिखोगे 2 8 2। ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बच्चा वाला तरीका है। मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना इस वीडियो में, जैसे कि 1s 2s 2p 3s, इस प्रकार से। जो सबसे एडवांस होता है और जो सबसे अच्छा तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा परमाणु संख्या 30 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। इतना काफ़ी है आपके ग्रुप डी के परीक्षा के लिए। कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में ग्रुप डी के 2018 के अंदर। उस सवाल को बनाने के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इस वाले से तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। द्वितीय आयनीकरण क्षमता, तृतीय आयनीकरण क्षमता के बारे में जो सवाल पूछा गया है, ये आप इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बता सकते हो। इस वाले के आधार पर आप नहीं बता सकते हो। और बहुत ही आसान तरीका है लिखने का, आप सीख जाओगे अच्छे से इसको। और 2018 में जितने भी 3000 सवाल पूछे गए हैं, इन सभी का मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। इसके लिए वीडियो अवेलेबल है और ये सीरीज अभी भी कंटिन्यू है। आप देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे ही वीडियोज आपको उसमें मिलेंगे। और फिर आप उसमें देखना कि इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि द्वितीय तृतीय आयनीकरण क्षमता के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसको याद करना है। इसको रट लो आप एकदम अच्छे से। आप बहुत कुछ याद करते हो, बहुत कुछ आप याद करते हो, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है और ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, आपको इसी ऑर्डर में ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी ऑर्डर चेंज नहीं करना है। इसी क्रम में आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे आगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसी ऑर्डर में लिखोगे। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, उसके बाद 3d। शेल का मतलब होता है कोश। जो आप कोश जानते हो, कक्षा जानते हो, उसी को हम लोग शेल बोलते हैं। शेल के अंदर सब शेल होता है। शेल के अंदर सब शेल होता है, यानी कि उपकोश होता है। उपकोश होता है और उपकोश के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते हैं। जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जो आप पहले से जान रहे हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नियॉन का 10 होता है, 2 8 2 आप लिखते हो। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाला है, आप बोलते हो कि हमने पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन डाला है। तो एक्चुअल में क्या होता है, कोश के अंदर उपकोश होता है, उपकोश के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, सीधा बोलते हैं कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब आप समझ चुके हो, कोश के अंदर उपकोश होता है और उपकोश के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ऑर्बिटल्स को आप हिंदी में ऑर्बिटल ही ध्यान में रखो। अब यहाँ पर देखिए, जो आप ये नंबर देख रहे हो, ये 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 4, यानी कि ये 1 है, 2 2 3 3 4 3, ये सारे क्या है, ये शेल है। ये शेल है, ये बता रहा है कि ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये दूसरा शेल है, ये शेल है। उसके बाद जो आप यहाँ पर S देख रहे हो, P देख रहे हो, D देख रहे हो, F देख रहे हो, ये है उपकोश, यानी कि सब शेल। ठीक है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर ये बोलूँ कि 1s का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले कोश का S उपकोश, पहले कोश का S उपकोश। 2s का मतलब क्या हुआ, दूसरे कोश का S उपकोश, दूसरे शेल का S सब शेल। अगर यहाँ पर 2p है, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे शेल का P सब शेल। 3s का मतलब क्या हुआ, तीसरे शेल का S सब शेल। 3p का मतलब क्या हुआ, तीसरे शेल का P सब शेल। 4s का मतलब क्या हुआ, चौथे शेल का S सब शेल। 3d का मतलब क्या हुआ, तीसरे शेल का D सब शेल। समझ में आया आपको, तीसरे शेल का S सब शेल, यहाँ पर तीसरे कोश का P उपकोश, यहाँ पर चौथे कोश का S उपकोश, यहाँ पर तीसरे उपकोश का D उपकोश। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आते हैं ऑर्बिटल्स के ऊपर। आप ये समझ गए कि जो S है, P है, D है, एक और होता है F मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ये सारे क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, उपकोश होते हैं और उपकोश के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, S सबशेल के अंदर, यानी कि S उपकोश के अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल है, केवल एक ही ऑर्बिटल है। P सबशेल के अंदर देखो 3 ऑर्बिटल्स हैं,
ये एक, ये दो, तीन, यानी 3 बॉक्स, 3 डब्बा यहाँ पर, 3 ऑर्बिटल को मैंने यहाँ पर दिखाया 3 डब्बा में। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एस के पास केवल एक ही ऑर्बिटल है, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और डी के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। एफ के बारे में आपको ध्यान में नहीं रखना है। एस के पास 1 है, पी के पास 3 है, डी के पास 5 है। ये अब आप समझ चुके हो। एस के पास 1 है, पी के पास, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और डी के पास 5 है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जो एस सबशेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस वाले के पास एक ही ऑर्बिटल है और एक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आ पाएगा कभी भी। पी वाले पर आ जाओ आप। पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक में 2 तो 3 में 6, तो मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पी सबशेल के अंदर। डी के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी सबशेल के अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो एस में मैक्सिमम 2 आ सकता है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, फुलफिल्ड हो गया, मतलब ये अब भर चुका है, ये अब मस्त हो चुका है। S2 हो गया मतलब मस्त हो चुका है अब ये। P के पास मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और P6, इसका मतलब क्या हुआ, P पूरा भर चुका है, ये हो गया फुलफिल्ड। ठीक है। D में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, तो D10 अगर कभी आपको दिखे मतलब ये हो गया फुलफिल्ड। जैसे ये S है, ठीक है, S में एक ही ऑर्बिटल होगा तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम लिखते हैं। एक को हम ऐसे लिखेंगे, दूसरे को ऐसे लिखेंगे, इसी को बोलते हैं कि अपोजिट स्पिन में होता है। P के पास देखो 3 ऑर्बिटल्स हैं, P के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि P में 5 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, या फिर मान लो P में आपको 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऐसा हो सकता है आप ऐसे भरोगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन कभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरेंगे। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भरना होता तो हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देते। फिर चौथा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। पहले वाले को हम ऐसे दिखाते हैं, दूसरे वाले को ऐसे दिखाते हैं। मान लो 5 भरना होता तो फिर हम पहले डालते हैं 1 2 3, फिर आते हैं चौथा, तब यहाँ पर 5वां और उसके बाद तब यहाँ पर 6ठा। तो ऐसे आपको भरना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देना है, उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। S में मैक्सिमम 2 फुलफिल्ड हो गया, P में मैक्सिमम 6 फुलफिल्ड हो गया, D में मैक्सिमम 10 फुलफिल्ड हो गया। अच्छा, मान लो S में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो हम ये हाफ फिल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड। P में 3 अगर हुआ तो भी हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। D में अगर 5 हुआ ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि जो हाफ फिल्ड होता है, ठीक है ना, हाफ फिल्ड होता है और जो फुल फिल्ड होता है ये स्टेबल होते हैं। ये जो S2 है, ये जो P6 है, ये D है, यानी D फुल फिल्ड है, यहाँ P फुल फिल्ड है, S फुल फिल्ड है, यहाँ पर सारे के सारे हाफ फिल्ड हैं। तो हाफ फिल्ड वाले जो होते हैं और फुल फिल्ड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूँ कि D5 और D4 इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, आप बोलोगे कि D5, क्योंकि D में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, इसके पास 5 है, मतलब हाफ फिल्ड है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं D3 से तुलना करूँ तो भी ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं D9 और D10 में तुलना करूँ तो D10 वाला ज़्यादा स्टेबल है D9 की तुलना में, क्योंकि ये फुल फिल्ड है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पास P2 है और P3 है, ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, P3, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, इसके पास 3 है, ये हाफ फिल्ड है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का लिखना है, कैसे करोगे आप, 1s1 हो गया, 1s1, यानी कि आपके पास एक ऑर्बिटल है, बस इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दो। यहाँ पर मैंने 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, S में आ 2 सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन तो आपके पास एक ही है ना। उसके बाद देखो हीलियम का 1s2 लिखेंगे हम, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों S में चला आएगा, दोनों के दोनों S में चला आएगा ऐसे।
देखो 1s। अब देखो लिथियम का 1s2 2s1, 1s के बाद 2s आएगा, इसी ऑर्डर में आपको चलना है। 1s2 2s1, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं बॉक्स बना करके, तो ये 1s भर चुका है, ये 1s हो गया और ये 2s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अभी ये भी s है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2s में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ आ जाओ 1s2 2s2, ठीक है, यानी कि फिर से बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ये 1s और ये 2s। समझ में आ रहा है आपको? बेरिलियम का 5 होता है, तो यहाँ देखो 1s2 2s2 2p1। देखो 1s भर चुका है, 2s भर चुका है, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं 2p में। तो 2p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ही आएगा क्योंकि टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 हमने 1s में भर दिया, 2 हमने 2s में भर दिया, तो एक बचा जो कि 2p1 में चला जाएगा, 2p में चला जाएगा। मतलब हुआ कुछ ऐसा, s के पास एक ही ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके हैं, तो ऐसे हमने भर दिया। ये 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर मात्र इसमें जाएगा, हो गया। बाकी के ये दोनों खाली रहेंगे। कार्बन में आ जाओ 1s2 2s2 2p2, समझे? अब देखो 1s2 2s2 ठीक वैसे ही बनेगा जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर केवल p वाले को देख लो, आप केवल आप p वाले को देख लो। 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप क्या करोगे, पहले आप इसमें डालोगे फिर इसमें डालोगे। ऐसा नहीं करोगे कि दोनों के दोनों जो है मैं स्टार्टिंग वाले में डाल दूँ, ऐसा नहीं होगा। ये 2p है हमारा। इसमें आ जाओ 1s2 2s2 2p3। 2p3 कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। यहाँ आ जाइए 1s2 2s2 2p4। p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब तक ये 6 के 6 पूरे भरेंगे नहीं, 3p नहीं आएगा, सॉरी 3s नहीं आएगा। 4 हो गया यहाँ पर। p में 3 ऑर्बिटल्स, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आ जाओ 1s2 2s2 2p5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आ जाओ 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। ये 3 ऑर्बिटल्स p के, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखो नियॉन पर जाकर के क्या हुआ, p ऑर्बिटल जो है पूरा का पूरा भर चुका है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट में 3s स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आ जाओ आप सोडियम 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो नियॉन के अंदर था। अब यहाँ से 3s1 स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ से 3s1 स्टार्ट हो चुका है। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा ये 3s में जाएगा और ये एक ही इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। यहाँ पर आ जाओ 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक तो नियॉन का हो गया। 3s2 ये हो गया हमारा मैग्नीशियम का। ये हमारा 3s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम पर आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो 3s s में 2 ही आ सकता है, ये भर चुका है। अब हमारा 3p स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से 3p1। यहाँ तक तो था किसका, मैग्नीशियम का। अब आ चुका है 3p1, यानी जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये किस में जाएगा, 3p में जाएगा। 1 2 1 हो गया। सिलिकॉन में आ जाओ, सिलिकॉन में आ जाओ, फिर से लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब जब तक 3p नहीं भरेगा तब तक 4s नहीं आएगा। 3 है, p में मैक्सिमम 6 आएंगे। जब तक 6 ये नहीं आ जाएगा 3p6, तब तक 4s नहीं आएगा। तो ये हमारा 3p है, इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ आ जाओ आप 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p3। ये हमारा हो गया फास्फोरस, हाँ फास्फोरस का 15 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15। सल्फर का आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2
3p4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जाकर के 18 पर जाकर के ये क्या हुआ, 3p हमारा भर चुका है। p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं और 6 यहाँ पर आ चुका है। अब पोटेशियम पर आ जाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जाकर के देखो 3p के बाद 4s आएगा, तो ये आ गया हमारा 4s1। इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो यहाँ पर 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19। कैल्शियम का देखो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब हमारा 4s भी भर चुका है। अब यहाँ से 3d स्टार्ट होगा। जैसे देखो पहले आप सल्फर का कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे 2 8 6, यही लिखते थे। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी देखो जो पहला कोश है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में आप 8 इलेक्ट्रॉन भरते थे। तो यहाँ पर देखो 2s2 2p6, ये दूसरे कोश के अंदर 2 सब शेल है, एक तो s वाला और एक p वाला। s वाले में 2 और p वाले में 6, टोटल कितने 8, यही 8 आप यहाँ पर लिखते थे। तीसरे कोश में 6 लिखते थे। तीसरे कोश के लिए यहाँ पर 3s2 है और 3p4 है, यानी तीसरे कोश के पास 2 सब शेल है, एक है s वाला और एक p वाला। और देखो s वाले में 2 और p वाले में 4, 4 2 6। अंतर समझ में आया कि यहाँ पर हम किस प्रकार से लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग उपकोश को भी लिख रहे हैं कि किस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पर आप केवल कोश में लिखते थे। एटॉमिक नंबर 30 तक में 2 अपवाद है, 2 जो है अपवाद है, एक क्रोमियम का और एक कॉपर का। अभी तक जितना आपने सीखा उसके अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। कितना हो जाएगा बता दो, 3d यहाँ पर 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन काउंट करो यहाँ पर 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 4 24। अभी तक आपने ये सीखा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर बदल कैसे जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि D4 और D5 इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, जो हाफ फिल्ड होगा। जो हाफ फिल्ड होगा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। D5 हाफ फिल्ड है तो होगा क्या कि ये S का एक इलेक्ट्रॉन कूद करके D वाले में भाग आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 4s था और ये हमारा D था। 1 2 3 1 2 3 4 5। 4s था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 1 2 3 4, यही था। क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ आ जाएगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ आ जाएगा। मतलब यहाँ इसमें 1 बचेगा और इस वाले में जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये हमारा D5 हो गया, ये हमारा S1 हो गया। तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 4s1 और 3d5 हो जाएगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। यहाँ तक सेम होगा, उसके बाद से ये हो जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पर फुल फिल्ड था, ठीक है, लेकिन ये बेचारा अनस्टेबल था। अब यहाँ पर ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, दोनों के दोनों स्टेबल हैं। इस वाले में आ जाओ आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर D9 है। अगर मैं आपसे बोलूँ D9 और D10, इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है, D10 वाला ज़्यादा स्टेबल है। एक इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ आ जाएगा, 4s1 3d10 हो जाएगा ये। अब ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, दोनों के दोनों ज़बरदस्त वाला स्टेबल है। अगर हम आयरन का लिखते हैं तो लास्ट में आपका आता 4s2 3d6। अब आप यहाँ पर भी सोच सकते हो कि D5 और D6 में 5 ज़्यादा स्टेबल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भाग जाता, लेकिन भाग करके कहाँ जाएगा, S के पास तो पहले से भरा हुआ है, इसीलिए आयरन में कोई अपवाद नहीं आएगा। आयरन में आप ये नहीं सोचोगे कि 6 में से हम एक भेज देते हैं दूसरे के पास, इसके पास D5 बचेगा, लेगा कौन, इसके पास तो पहले से भरा हुआ है, इसके पड़ोसी के पास तो पहले से भरा हुआ है, S वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा हुआ है, तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए आयरन में कोई अपवाद नहीं आएगा। 30 तक में 2 अपवाद है, एक क्रोमियम के पास और एक 29 के पास।
आप में से कुछ को ऐसा लग सकता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, ये इतना नहीं जाएगा सवाल, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। ग्रुप डी में आपके सवाल पूछे गए हैं यहाँ से, जो आप बना सकते हो सवाल को इसी कन्फिग्रेशन के आधार पर। और जो मैं करवा रहा हूँ सीरीज, आप उसको देखना, फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो इस वाले कन्फिग्रेशन का एक फ़ायदा क्या मिलेगा आपको। अगर आपको नहीं पता है कि क्रोमियम ये जो क्रोमियम है ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके। यहाँ पर आपने लिखा लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो किस में गया, डी वाले में गया ना, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है कि एल्यूमिनियम जो है ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। 1s2 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 हो गया। यहाँ पर 2 4 6 10 2 12 और एक 13। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी वाले में गया, मतलब जो एल्यूमिनियम है ये पी ब्लॉक का तत्व है। तो इस वाले से आप ये भी बता सकते हो कि कौन से ब्लॉक का कौन सा तत्व है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके। हीलियम को आप अपवाद के रूप में ले सकते हो। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, जब आप इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 आएगा, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में जा रहा है, बट आप जानते हो हीलियम को p ब्लॉक के अंदर रखा गया, तो ये आप अपवाद के तौर पर इसको समझ सकते हो। बाकी बात जो भी है ना 30 तक आपको चेक करना है कि कौन से ब्लॉक का वो तत्व है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ये देख लो लास्ट में किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी ब्लॉक का हो जाएगा। वो जिस सब शेल के अंदर जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन वही उसका ब्लॉक होगा। ग्रुप डी का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि इसी कन्फिग्रेशन पे आधारित हैं। अपवाद में भी सवाल पूछे गए हैं, तो हम लोग इसी कन्फिग्रेशन के आधार पर उसको समझेंगे।